हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सबका ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट, सेशन में कितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। कितने लोग सेशन में लाइव हो चुके हैं? ओके, लेट्स सी। सुरभि, गुड आफ्टरनून। अमीशा, राधा, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रेड अप। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सबों की तैयारी? तो अपनी तैयारी के बारे में भी बताइए भाई कि कैसा चल रहा है, सारी चीजें, पढ़ाई जो हो रही है वो समझ में आ रहा है या ओटीएच ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा? ज्योति, गुड आफ्टरनून। गुलशन, प्रियंका, कनु प्रिया, आशुतोष, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन और सभी का स्वागत है ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। तो भाई ये बताइए कि पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है, कुछ ओवर द हेड ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा जिसको ओटीएच कहते हैं, कि ऊपर से तो नहीं निकल रहा? चलिए ठीक है, मस्त चल रही है सर, अच्छी बात है। तो कुछ हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट आप लोग से भी करेंगे कि इस बार जो सीएचएसएल होने वाला है या सीजीएल जो भी होगा उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सो गुड आफ्टरनून सुरभि, मुस्कान, शिव, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो भाई सभी को गुड आफ्टरनून और सभी का स्वागत है ग्रेड अप के। अच्छा अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, अच्छी बात है, थैंक्स प्रियंका। तेज तेजल, गुड आफ्टरनून। अभय, गुड आफ्टरनून। तो भाई चलिए सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून और आज का अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भाई आज से हमें स्टार्ट करना है जुडिशियरी को। जुडिशियरी को हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? तो देखो, न्यायपालिका का दो काम होता है। एक तो काम होता है इसमें कि टू प्रोटेक्ट द लॉ, और दूसरा होता है टू इंटरप्रेट द लॉ, यानी कानून की रक्षा करना और कानून की व्याख्या करना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा भाई कि जो जुडिशियरी है, यानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका का, उसका दो काम होता है। सबसे पहला काम होता है टू प्रोटेक्ट द लॉ, यानी कानून की रक्षा करना। कानून की रक्षा कैसे की जाएगी? जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। तो इस तरीके से कानून की रक्षा की जाएगी कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को सजा देना। तो जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको सजा देना, तो इसके जरिए कानून की रक्षा की जाएगी। और दूसरा है टू इंटरप्रेट द लॉ, यानी कानून की व्याख्या करना। जैसे कोई भी कानून बनता है और कानून समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कानून क्या कह रहा है, तो उस कंडीशन में जो कानून को एक्सप्लेन करते हैं, जो कानून की व्याख्या करते हैं, कानून को इंटरप्रेट करते हैं, वो भी काम है हमारी जुडिशियरी का। तो भाई आप सभी को उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर न्यायपालिका करती क्या है। हमेशा हम लोग एक चीज जानते हैं न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका का काम है सजा देना। तो भाई ये काम न्यायपालिका का नहीं है। सजा न्यायपालिका बिल्कुल देती है, लेकिन सजा देने का काम ही जुडिशरी का नहीं है। जुडिशरी का काम है कानून की रक्षा करना, और जब रक्षा करना है तो जो कानून को तोड़ेंगे तो उनको सजा देना भी कानून की रक्षा के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा काम होता है भाई कानून की व्याख्या करना, कि कोई कानून है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कानून की व्याख्या करना। तो कुल मिलाकर के कानून की रक्षा और कानून की व्याख्या करना ही काम है न्यायपालिका का। अब देखो, न्यायपालिका जो है वो 3 लेवल पर एग्जिस्ट करती है इंडिया में। इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है इस टाइप से। सबसे ऊपर है भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आप सब लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। मिडिल लेवल पर है हाई कोर्ट्स, जिनको उच्च न्यायालय कहते हैं, और नीचे के लेवल पर है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में इसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो भाई आज का जो हमारा जुडिशरी का डिस्कशन है, आज जुडिशरी के दो टॉपिक्स होंगे। सिंपली जो हमारा जुडिशरी का जो सेशन होगा वो 2 सेशन है।
पहले सेशन जो आज का सेशन होगा उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट को डील करेंगे, और जो कल का सेशन होगा यानी कि जो मंडे का सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को। तो ये होगा टुमारो और ये वाला सेशन होगा टुडे। तो भाई दो सेशन है जुडिशियरी का। जुडिशियरी के दो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट को पहले सेशन में, और बाकी दूसरे सेशन में हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को डील करेंगे। देखो, लोक अदालत होता है वो बैंकिंग मैटर्स को सुलझाता है। लोक अदालत जो है कनुप्रिया वो बैंकिंग के मैटर को सुलझाता है। तो जैसे बैंक में अगर आपका एनपीए का कोई डिस्प्यूट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, तो उसका जो वन टाइम सेटलमेंट कराता है बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कस्टमर, वो लोक अदालत कराता है। ठीक नहीं, बात समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के यही स्ट्रक्चर है हमारी जुडिशियरी का। और आज का जो क्लास होगा वो संघ की न्यायपालिका पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से कि कानून की व्याख्या करना काम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स बिल पे कमेटी बना दी। बात समझ में आ गया? तो यही काम होता है हमारी जुडिशियरी का, कि कानून की रक्षा करना और कानून की व्याख्या करना। बात सबको क्लियर है भाई? और कनुप्रिया का एक अच्छा क्वेश्चन था कि लोक अदालत बता दीजिए, तो लोक अदालत भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई है? तो फटाफट मुझे कमेंट करके आप बताइए कि समझ आ गया, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। और आज हम लोग पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका, चूंकि जुडिशियरी के दो सेशंस हैं। आज पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, कल पढ़ेंगे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को। बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यूनियन जुडिशरी को। यूनियन जुडिशरी में स्टार्ट कर दूं उसके पहले मैं दो तीन बातें बता दूं कि भाई मेरे तरफ से कोई बफरिंग नहीं है। तो जिनका जिनका बफरिंग हो रहा है पहले अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करिए। देखिए स्टूडेंट्स में बड़ी दिक्कत है, बफरिंग हो रहा है वो भी सर करवा रहे हैं। सर मेरा डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने मैथ्स का डाउट लिखा था वो अभी तक कुछ नहीं बताया, वो भी सर आप सॉल्व कर दीजिए। तो भाई सबसे पहले कि अगर बफरिंग हो रही है एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करो। मेरे एंड से बफरिंग होगी, फटाफट मैं बता दूंगा कि भाई मेरे एंड से बफरिंग है और टीम इस पर लगी हुई है काम करने की। दूसरा, बाकी अगर आपका मॉक नहीं खुल रहा या कोई टेस्ट पेपर नहीं मिल रहा, वो भी आप मुझे से पूछते हैं, तो उसके लिए ग्रेड अप की टीम है, जो बैकएंड टीम है वो आपकी मदद करेगी। मैं भी उन्हीं को कहूंगा, आप भी उन्हीं को कह दीजिए। तो इस तरीके के जो चाचा चौधरी वाले क्वेश्चन हैं प्लीज ना पूछिए। ठीक है, तो अब आपका भाई इंटरनेट अगर सबका ठीक हो गया होगा तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा अच्छा कनेक्शन लगवाइए। कब तक 4G पर चलेगा? एक ब्रॉडबैंड ले लीजिए, साफ चलेगा। सर आपकी तबीयत अब कैसी है? भाई तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो दवाई खा करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बस कोशिश करिए कि मैं पूरे दिन भी सेशन ले सकूं, नहीं तो बीच में इतना ज्यादा सर दर्द बढ़ जाता है कि ठंड की वजह से चीजें हो जाती हैं। तो हालांकि अभी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, सर तो काफी दर्द ही कर रहा है, लेकिन फिर भी सेशंस जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं भाई यूनियन जुडिशरी की, यानी संघ की न्यायपालिका की। संघ की न्यायपालिका में आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को। तो अब इंट्रोड्यूस करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक प्रावधान है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो फोटो के बीच में, ये सुप्रीम कोर्ट की मेन बिल्डिंग है। ये सर्वोच्च न्यायालय की मेन बिल्डिंग है, का फोटो है। ये सुप्रीम कोर्ट की मेन बिल्डिंग है। और सुप्रीम कोर्ट आप सबको पता है कि नई दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं संवैधानिक प्रावधान की बात करूं, तो संविधान के भाग 5 में है, यानी संघ के टॉपिक में है, यूनियन के टॉपिक में सुप्रीम कोर्ट डिफाइन है, जिसको हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और इसका जो आर्टिकल है, यानी इसका जो अनुच्छेद है, वो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक है। तो 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, जो कि डिस्कस करता है यूनियन को यानी संघ को। तो ये संवैधानिक प्रावधान हो गए सुप्रीम कोर्ट की। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा इतिहास भी जानते हैं। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ी बहुत इतिहास बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट का, इसका भी जानना आपको जरूरी है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, यानी स्टैब्लिशमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का,
एकदम स्टार्टिंग में यानी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, तो वो हुआ था 1774 में। और जिस एक्ट से इसको स्टैब्लिश किया गया था वो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और जिस प्लेस पर इसको स्टैब्लिश किया गया था वो थी कैलकाटा। और जिस गवर्नर जनरल ने इसको स्टैब्लिश कराया था उस समय, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग का, दुबे सर ने आपको बिल्कुल पढ़ाया होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 1773 से लेकर के 1785 तक का। तो कुल मिलाकर के वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में स्टैब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट। कहां हुआ? कैलकाटा में। और जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो थे जस्टिस एलिस इम्फे। तो नाम भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, उनका नाम था जस्टिस एलिस इम्फे। और ये जस्टिस एलिस इम्फे तब चीफ जस्टिस बने थे जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके बाद होता क्या है कि एक और एक्ट पास करती है ब्रिटिश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी एक्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, पॉलिटी में भी पढ़ते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये जो सुप्रीम कोर्ट था इसका नाम बदलकर कर दिया गया फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का को रीनेम कर दिया गया फेडरल कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जगह बदल दिया गया, जो पहले कलकत्ता में बना हुआ था वो आ गया दिल्ली में। तो जो पहले कलकत्ता में बना हुआ था वो आ गया दिल्ली में। और दिल्ली में जहां आज है वहां नहीं आया, पार्लियामेंट का जो प्रेजेंट वाला बिल्डिंग है इसके पीछे जाओगे, कभी पार्लियामेंट घूमा होगा दिल्ली का तो इसके एक पीछे प्रिंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग है, उसी में स्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, जब उसको कलकत्ता से उठा करके दिल्ली ले आए। तो नाम बदल दिया गया, जैसे कलकत्ता से दिल्ली ले आए, जो सुप्रीम कोर्ट था वो बन गया फेडरल कोर्ट। मैं फोटो हटा देता हूं ताकि नोट कर सको। अब सुप्रीम कोर्ट बन गया भाई, कलकत्ता से दिल्ली आ गया, बन गया फेडरल कोर्ट। इसके बाद 28 जनवरी 1950 जब भारत रिपब्लिक डिक्लेयर हो चुका था, तो जो ये फेडरल कोर्ट था उसको दोबारा से नाम बदल करके कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट। और इसको शिफ्ट कर दिया गया प्रेजेंट लोकेशन पे। तो शिफ्ट कर दिया गया इसको प्रेजेंट लोकेशन जहां आज ये है। और दिल्ली में जब आप जाओगे तो प्रगति मैदान एक मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि अब उस मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट है। तो मुश्किल से प्रगति मैदान, जो लोग दिल्ली में के आसपास होंगे या कभी दिल्ली आए होंगे तो उनको पता होगा प्रगति मैदान, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जो उसका प्रेजेंट लोकेशन है। तो 28 जनवरी 1950 को नाम बदल दिया गया, जो फेडरल कोर्ट था वो फिर सुप्रीम कोर्ट बन गया। और तब इसके चीफ जस्टिस बनाए गए, जो इंडिया के पहले चीफ जस्टिस बनते हैं उनका नाम था जस्टिस हीरालाल जे कानिया। तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो भाई यहां तक सबको सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री समझ में आ गई कि हिस्ट्री कब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, किस एक्ट से स्टैब्लिश हुआ, कहां स्टैब्लिश हुआ, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्टैब्लिश हुआ। तो यहां तक सबको अगर बातें क्लियर हो गई हो तो एक बार आप मुझे कमेंट करके आप बताओ, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के इंट्रोडक्शन को। ये तो मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट बता दिया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बात सबको यहां तक समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? चलिए, यहां तक तो सबको बात क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट का। अब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के इंट्रोडक्शन की। ये तो मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बता दिया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इंट्रोडक्शन की। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, हाईएस्ट जुडिशियरी इन इंडिया है, ये सब हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियरी ऑफ इंडिया।
भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका है और इसकी स्थापना आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। सर कैलकाटा में तो सुप्रीम कोर्ट भी वहीं था, तो क्या आज का हाई कोर्ट है? जहां आज का हाई कोर्ट है, नहीं नहीं, ये अलग था। सुप्रीम कोर्ट अलग था, हाई कोर्ट अलग थी। दोनों के जगह अलग अलग हैं, एक ही जगह नहीं था। और वही सुप्रीम कोर्ट बाद में हाई कोर्ट नहीं बन गया, वो अलग बिल्डिंग अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी जुडिशरी है और जिसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को। भारत की आजादी के बाद अगर हम लोग देखें तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। इसके बाद जो इसके वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, जो प्रेजेंट में सर्विंग हैं, वो हैं 47th चीफ जस्टिस और वो हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो हैं वो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं और ये रेसिडेंट हैं नागपुर के। यानी रहने वाले हैं नागपुर, महाराष्ट्र के। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो लोकेशन है वो है न्यू दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हैं, ये सब भी आपको नहीं पता है, फीमेल चीफ जस्टिस तो कोई आज तक नहीं बनी। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कोई नहीं है आज तक। सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनाई गई हैं। फर्स्ट फीमेल जज जरूर बनी है, फर्स्ट फीमेल जज जरूर बनी है और वो थी जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीबी। जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीबी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। महिला मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई नहीं बना, फातिमा बीबी। तो जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीबी फर्स्ट फीमेल जज थी, लेकिन अभी तक कोई फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बना है। तो आई होप स्टूडेंट सबको ये इंट्रोडक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और फर्स्ट फीमेल मैंने आपको जज भी बता दिया। अभी तक कोई चीफ जस्टिस फीमेल नहीं बनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो रिलेटेड हैं सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 124 और वो कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा या एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये डिफाइन करता है या ये मेंशन करता है आर्टिकल 124। 124 कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124। इसके बाद आर्टिकल 124 क्लॉज 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्वालिफिकेशन बताता है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो डिफाइन है आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में कि योग्यता टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता है कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। या दूसरी योग्यता है कि मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज इन वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया होना चाहिए मिनिमम 5 years के लिए। तो मिनिमम 5 years एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में एज अ जज के रूप में आपका काम किया होना चाहिए। या फिर अगर आप जज नहीं हैं तो भी एक ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का कि मस्ट हैव वर्कड एज अ एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। या तो फिर आप एज अ वकील काम किया होना चाहिए या अधिवक्ता के रूप में काम किया होना चाहिए एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक का। या तो आप जज होने चाहिए एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल से, या तो आप एज एन एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस हाई कोर्ट और में प्रैक्टिस किया होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए, या फिर राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, या मस्ट बी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन आइज ऑफ प्रेसिडेंट। या राष्ट्रपति की नजर में अगर आप कानून के अच्छे जानकार हैं, राष्ट्रपति को लगता है कि आपको कानून की बहुत अच्छी समझ है,
तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो पहला कंडीशन तो भाई मैंडेटरी है और बाकी सारे कंडीशनल ऑप्शनल हैं। या तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल से जज, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल से एडवोकेट, या फिर राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार। तीनों में से जो पूरा हो गया आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं। यहां तक सबको बातें समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये बात क्लियर हो गया। तो एक बार फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं। ठीक। और स्टूडेंट्स एक चीज मैं हमेशा बता दूं कि जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसकी निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि बड़ा पेशेंस होता है उसमें। पहले चीजों को पूरा पढ़ लेता, फिर लगता है कोई चीज छूट गया तो वो पूछता है। इंदु मल्होत्रा सीधे बार काउंसिल से एलिवेट हो गई हैं, तो भाई बार काउंसिल से एलिवेट हो गई हैं तो कैसे एलिवेट हो गई? मस्ट बी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन आइज ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति को लगता है कानून की अच्छी जानकार है, तो इस वजह से एलिवेट कर दी गई। राष्ट्रपति की नजर में कानून की अच्छी जानकार है, बना दो सीधा जज सुप्रीम कोर्ट का, कोई दिक्कत थोड़ी है, संविधान में इसका प्रावधान है। बात सबको समझ में आ गया यहां तक? तो फटाफट एक बार आप कमेंट करके बताइए, बात समझ में आ गया? चलिए, तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा बिल्कुल सही, अभी उनको बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में जज, तो वो राष्ट्रपति की नजर में कानून की अच्छी जानकार है, सीधा बार काउंसिल से उठाया, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गया क्वालिफिकेशन टू बिकम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 2, जो डिस्कस करता है स्ट्रेंथ ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे उनके स्ट्रेंथ को डिस्कस करता है। देखिए, एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो हैं 34। एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हैं 34 जजेस, और इस 34 जजेस में से एक जो होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस और बाकी होंगे 33 अदर जज। तो एक जो होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस और बाकी 33 होंगे अन्य जज। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को घटाना हो या बढ़ाना हो तो इसकी जो शक्ति होती है वो होती है संसद के पास। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की संख्या को बढ़ाना भी हो या घटाना हो तो वो शक्ति होती है संसद के पास, यानी पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन अ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की नंबर को बढ़ाना है या घटाना है उसकी शक्ति सिर्फ संसद के पास है, बाकी कोई ना तो सुप्रीम कोर्ट के संसद जजेस के नंबर को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा आता रहता है कि जज बनने की मिनिमम एज क्या है। यही कुछ स्टूडेंट्स पूछे जा रहे होंगे कि सर मुझे जज बनना है, मैं जज बनना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, तो बताइए कितने साल मिनिमम एज मेरी होनी चाहिए कि मैं जज बन जाऊं। तो भैया इसका एज डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जज बनने की मिनिमम एज तो डिफाइन नहीं है कि आप किस उम्र में जज बन जाएंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम एज जरूर डिफाइन है कि आपको किस एज में रिटायर कर दिया जाएगा। तो 65 साल के जब आप हो जाएंगे ना तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन जज बनने की कोई मिनिमम एज नहीं है। जज बनने की कोई मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज जरूर है कि 65 साल के जब आप हो जाएंगे तो आपको फिर अच्छा से रामायण गीता महाभारत हाथ में दे करके, एक छड़ी दे करके, गले में माला फूल पहना करके आपको गाड़ी में बिठा के घर भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के रिटायरमेंट एज जरूर है 65 साल की, लेकिन मिनिमम एज जज बनने की नहीं है, संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। क्योंकि जज बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि जज बनने के लिए आपको न्याय करने की शक्ति आनी चाहिए। तो न्याय करने की शक्ति यानी जूरिस्प्रूडेंस पावर का कोई एज नहीं होता कि आपको 40 साल की उम्र में जूरिस्प्रूडेंस पावर आ गया, 45 साल में आ गया, 50 साल में आ गया। ये मिनिमम एज जूरिस्प्रूडेंस पावर की तो है ही नहीं, इसी वजह से जज बनने की मिनिमम एज नहीं रखी गई है।
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत ही होशियार लोग थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग थे। उन लोगों ने अच्छे से ये चीज देखा कि जुरिस्प्रूडेंस आने की यानी न्याय करने की शक्ति आने की कोई मिनिमम एज नहीं होती, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा क्वालिफिकेशन रखा कि इतने दिन में अगर शक्ति आ ही जाती है। 20 साल की उम्र में तो आपका लॉ ही कंप्लीट नहीं होगा, तो 20 साल की उम्र में कहां से जज बन जाइएगा। मुझे कभी कभी बड़ा अजीब सा हंसी आता है जब स्टूडेंट्स के मैं कमेंट पढ़ता हूं। कई बार मेरा मतलब मन करता है हंसने का, हालांकि हंसता नहीं हूं मैं। 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन, लॉ होता है 5 साल का, ठीक है। 15 साल की उम्र में लोग 12th पास करते हैं, 14.5 साल 15 साल की उम्र में। तो 5 साल तो उनको लगेगा जज बनने के लिए, कम से कम वकील बनने के लिए। क्योंकि अगर वो NLU बैंगलोर में भी चलेंगे तो 5 साल का कोर्स करेंगे, तो उसके बाद हो गया भैया 20 साल ऐसे ही। फिर मिनिमम आप 5 साल अब आते के साथ तो आप जुडिशियरी की तैयारी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज बनेंगे, तब जाके बनाया जाएगा। तो उसमें भी 10 साल कम से कम वकीली है, तो 10 साल चाहिए, तो 30 साल वैसे ही हो गई, 30 साल वैसे ही हो गई। तो 20 साल में कहां से कोई टपक के थोड़ी जज बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे चचा चौधरी वाले क्वेश्चंस बिल्कुल ना पूछा करिए, बड़ा हंसी लगता है मुझे कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि मिनिमम 5 साल तो पढ़ाई होती है लॉ की। 5 साल लॉ की पढ़ाई होती है, तो 20 साल में तो बेचारा लॉयर बनेगा। लॉयर बनने के बाद फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन पास करेगा, और कुल मिलाकर के फिर अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हाई कोर्ट के जज ही बनने में कम से कम 5 साल लगता है। 10 साल लगता है हाई कोर्ट के जज बनने में, तो 30 साल तो उसका हाई कोर्ट का जज बनने में लग गया। मिनिमम अगर बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होगा, बहुत टैलेंटेड मतलब सोच लीजिए कि उसके शरीर से ही ज्ञान बह रही होगी कानून का, तो कम से कम 35 साल की उम्र में वो जज बन सकता है। 35 से 36 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जब दनादन दनादन हर कुछ होता रहे उसी के हिसाब से। जिसको कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत एकदम पराकाष्ठा पर हो, कि जिस चीज में हाथ लगा दे वही चीज हो जाए उसका, तो कम से कम 37 साल, तब 35-36 साल लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आने में। 20 साल में तो बेचारा पैदा लेके खड़ा ही होगा, ठीक है। तो कम से कम 35 से 37 साल। और जो ग्रेजुएशन करके आते हैं वो कम से कम 3 साल के तक उनका लॉ चलता है। तो ग्रेजुएशन अगर आप करके लॉ कर रहे हैं तो कम से कम 22 साल 22 साल में ग्रेजुएशन करिएगा, 3 साल लॉ पढ़िएगा, तो 25 साल यूं ही हो गए मिनिमम। ये मैं बता रहा हूं आइडियली, ऐसा होता नहीं है। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं कि आइडियली ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है। जज बनने के लिए उम्र खत्म हो जाती है, तब जाकर के लोग अपने उम्र के बीच वाले पड़ाव में जज बनते हैं। नहीं भाई, 35-36 साल की उम्र में कोई नहीं बना है आज तक। ये तो मैंने बताया हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि सब चीज अच्छा रहा, एकदम किस्मत वाला आदमी है कि जिस चीज में छू दे उसी चीज में हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, सब यूटोपिया है, यानी ये सब भ्रम है। दिल के खुश रखने को, गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली बात है कि दिल के खुश रखने को कि भाई हम 37 साल में सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, तो जो लोग लॉ की पढ़ाई करते हैं वो कहते हैं कि हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ये गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। सो हाईकोर्ट संविधान ने कोई मिनिमम एज डिफाइन ही नहीं किया है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस बनने की पावर किस उम्र में आएगी आपको भी नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दिल के खुश रखने के लिए मैंने बताया कि आप लोग का हिम्मत बढ़ा रहे। आज हम आपको जज बना रहे हैं तो हिम्मत बढ़ता रहे। हाईकोर्ट के जज का कोई एग्जाम नहीं होता है, हाईकोर्ट के जज का कोई एग्जाम नहीं होता है, वो लोग प्रमोट होकर के बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई आपको मैंने सुना दिया, गालिब का बड़ा अच्छा आशार है। सो बस ध्यान रखिए जिनका भी ये क्वेश्चन था कि मिनिमम एज यही 35-36 साल, तो इस उम्र में कोई नहीं बनता है, ये सब यूटोपिया है, ये सब काल्पनिक बातें। उसके लिए बहुत हेवी जूरिस्प्रूडेंस पावर चाहिए, उतना आने में उम्र लग जाता है। फिर उम्र कब की गुजर के सफेद हो जाती है उनकी, तब जाके उम्र के आखिरी पड़ाव में जाके सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। कई लोग जा भी नहीं पाते, बीच में ही रिटायर हो जाते हैं। तो ध्यान आ गया भाई सबको, जज बनने की कोई मिनिमम एज भारत के संविधान में डिफाइन
नहीं किया गया है। हालांकि रिटायरमेंट एज जरूर है 65 साल। तो आप लोग को देख करके कई बार, हमारा एक दोस्त था, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, बड़ा अच्छा कैंडिडेट था, वो भी आप ही के जैसा था। उसके क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिसका आंसर कोई नहीं जानता था और वही जानता था। तो वो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे सर से पूछा करता था। हालांकि हमारे सर बहुत फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, तो एक बार उन्होंने उसकी तरीके से क्लास लगाई थी। उस दिन के बाद से उसने पूछना ही बेचारे ने बंद कर दिया। कहा कि सर मुझे बहुत ही इंथुजियाज्म होता है। तो सर ने कहा कि इतना इंथुजियाज्म है तो आओ मेरे साथ किताब लिखो बैठ के पॉलिटी की। तो उस दिन से बेचारे ने फिर पूछना ही बंद कर दिया। क्योंकि उसके भी क्वेश्चन चचा चौधरी टाइप के होते थे, तो कभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसका आंसर ही नहीं होता था, और वो सिर्फ उसी का क्वेश्चन होता था। और था तो सुपर टैलेंटेड लड़का, बहुत अच्छा कैंडिडेट था, लेकिन ज्यादा ही पढ़ने के लिए उसका दिमाग का ऊपर का 2 गो स्क्रू ढीला हो गया था। तो कहीं भी जाता था, बहुत बड़े बड़े उसने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन इंटरव्यू में जाके उसने इंटरव्यूअर का ही इंटरव्यू लिया, उसको हर जगह से भगा दिया गया। वो भी यही करता था। अगर उससे कुछ पूछ दिया कि ठीक है इंटरव्यूअर ने कि आपको कुछ मुझसे पूछना है, तो वह ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो उसको हर जगह से फिर भगा दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्वालिफाई किया, वहां से निकाला गया इंटरव्यू में, हर जगह से, मतलब स्टेट पीसीएस तक से उसको भगा दिया गया डांट डपट करके। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई दुनिया मेरे काम की नहीं है। तो हमने कहा कि भाई तुम भटके हुए इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल था लेकिन भटका हुआ इंटेलेक्चुअल था, तो वैसा बिल्कुल मत बनिए, नहीं तो जॉब की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसका जल्दी कुछ है नहीं। अब पता नहीं कहाँ है, बहुत दिनों से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन भटका हुआ इंटेलेक्चुअल था। जानकारी बहुत थी लेकिन जानकारी को कैश नहीं कर पाया। तो वो काम बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो इधर ही उधर की चीजों में फंसा रहता था। इसलिए उसको भी लोग यूटोपिया ही कहते थे। उसका नाम था सरवर अली कमाल, नाम था उसका, तो उसको हम लोग यूटोपिया ही बुलाते थे। उसने हर जगह के इंटरव्यू में जाकर के इंटरव्यूअर का इंटरव्यू लिया। तो इसी वजह से अब पता नहीं कहाँ है, अब एक बार कभी खोज करेंगे कि है कहाँ। तो उसका नाम था सरवर अली कमाल, तो वो कमाल ही आदमी था। चलिए, तो आई होप सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस कितना होता है, और जज बनने की कोई मिनिमम एज संविधान में नहीं है, हालांकि मैक्सिमम एज जरूर है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है तो सबसे पहले जज का होता है ओथ। और ओथ जो डिफाइन है वो है आर्टिकल 124 क्लॉज 6 में। आर्टिकल 124 क्लॉज 6 में डिफाइन है ओथ ऑफ द जजेस। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का जज ओथ लेता किसके सामने है, तो इसमें जो प्रोविजन है हमारे संविधान में कि एवरी जज विल टेक द ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का ओथ होता है वो करवाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तब उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। पहले करवाएंगे राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति इनकेस अवेलेबल नहीं है तो राष्ट्रपति जिसको भी नॉमिनेट कर देंगे या अपॉइंट कर देंगे वो उनका शपथ करवाएगा। और वही अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो शपथ दिलवाते हैं वो दिलवाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बाकी जजेस में अगर प्रेसिडेंट शपथ दिलवाएंगे और प्रेसिडेंट अगर नहीं है, अनअवेलेबल है, तो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी पर्सन उनको शपथ दिलवा सकता है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आती है तो चीफ जस्टिस को पर्सनली शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति जी। तो आपने देखा भी होगा कि जब जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े शपथ ले रहे थे तो उनको शपथ दिलवाया था रामनाथ कोविंद जी ने। तो आर्टिकल 124 डिस्कस करता ओथ ऑफ द जजेस, और जजेस का ओथ करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो करवाते हैं भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और या अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअवेलेबल हैं तो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी व्यक्ति। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज आर्टिकल 125 पे, और 125 डील करता है सैलरी, पेंशन एंड अदर प्रिविलेजेस को। देखो अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी की, तो देखो सैलरी दो स्ट्रक्चर्ड में डिफाइंड है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी है और एक अदर जजेस की सैलरी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी है और बाकी अदर जजेस की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सैलरी मिलता है भाई 2,80,000 रुपए पर मंथ।
और अदर जजेस को सैलरी मिलता है 2,50,000 रुपए पर मंथ। ये बेसिक सैलरी है, इसके ऊपर भत्ते वगैरह अलग मिलते हैं, रहने के लिए घर मिलता है, रेंट फ्री घर मिलता है, गार्ड्स मिलते हैं, अर्दली मिलता है काम करने के लिए, तो सारी सुविधाएं रहती है। और उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उसका सैलरी का ठीक आधा बन जाता है पेंशन। और ये जो सैलरी और पेंशन वगैरह आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो आता कहां से है? तो वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि से। और ये फंड मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट के टॉपिक में। तो जैसे पार्लियामेंट का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पार्ट 2 डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट का, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड, तीनों फंड पढ़ाऊंगा, लेकिन पार्लियामेंट पार्ट 2 के टॉपिक में। तो आई होप स्टूडेंट सभी को बात समझ में आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलवाता है और वेतन भत्ता क्या मिलता है। सैलरी मैंने आपको बता दिया, पेंशन ठीक सैलरी का आधा हो जाएगा, और सैलरी जो और पेंशन दोनों आती कहां से है? तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। बात सबको समझ में आ गया? तो फटाफट एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं टर्म ऑफ द जजेस। यहां तक सबको बात क्लियर हो गया? तो एक बार जल्दी से आप बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म ऑफ द जजेस की एक जज है वो कितना कार्यकाल सर्व करता है। भाई 1 मिनट रुक जाओ। चलिए भाई अब डिस्कस करते हैं टर्म ऑफ द जजेस, यानी जजेस का कार्यकाल कितना है। जजेस का जो कार्यकाल होता है वो होता है 65 ईयर्स की एज तक। यानी जज का जो कार्यकाल होता है वो 65 ईयर्स की एज तक, यानी आफ्टर 65 ईयर्स जैसे एज हो जाएगी उनको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी रिटायर हो जाएंगे। सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन भी आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आईएएस को शपथ कौन दिलाता है? आईएएस का कहीं शपथ ही नहीं होता तो कोई नहीं दिलाता है। जब आईएएस किसी पद पर पहुंच जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, उसका शपथ नहीं होता। डीएम साहब को कोई थोड़ी शपथ दिलाता है, या कमिश्नर साहब को कोई थोड़ी शपथ दिलाता है, उनको बता दिया जाता है, वो साइन कर देते हैं, हो जाता है। डीएम साहब का कोई शपथ नहीं होता। डीएम साहब पॉलिटिकल पोस्ट थोड़ी है या जुडिशियल पोस्ट थोड़ी है, डीएम साहब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उनका कोई शपथ वपथ नहीं होता। कभी देखा है डीएम साहब शपथ ले रहे हो कि मैं फला फला व्यक्ति भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करूंगा, शुद्ध अंतःकरण से पालन करूंगा? ये सब कहीं नहीं होता। ये सिर्फ होता एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटी का। आईएएस का कोई शपथ नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं रेजिग्नेशन की। रेजिग्नेशन अगर देने का मन है, यानी जज साहब काम करने के मूड में नहीं है, तो उनको तो वो रेजिग्नेशन दे देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। तो अपॉइंट भी करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनको रिजाइन भी लेना होता है तो वो ले लेते हैं राष्ट्रपति ऑफ इंडिया को ही, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही रिजाइन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 126 की। आर्टिकल 126 डिस्कस करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस का हिंदी में मतलब होता है भाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या टेम्पररी चीफ जस्टिस। टेम्पररी चीफ जस्टिस, देखो टेम्पररी चीफ जस्टिस जो अपॉइंट करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और तब अपॉइंट करते हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट वैकेंट हो, यानी जब राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और तब नियुक्ति होता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो। और मुख्य न्यायाधीश का पद कभी खाली छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि जो चीफ जस्टिस होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी होता है। जैसे किसी जज का छुट्टी सैंक्शन करना है वो भी चीफ जस्टिस साहब करेंगे, बेंच बनाना है वो भी चीफ जस्टिस साहब बनाएंगे, बाकी जितने भी सुप्रीम कोर्ट के काम होते हैं वो सब चीफ जस्टिस के थ्रू ही होता है। इसी वजह से चीफ जस्टिस का पोस्ट कभी खाली नहीं होता है। तो उस कंडीशन में चीफ जस्टिस को टेम्पररी चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाता है, और टेम्पररी चीफ जस्टिस काम करते हैं, और जब जैसे रेगुलर चीफ जस्टिस आ जाते हैं टेम्पररी चीफ जस्टिस अपना पोस्ट छोड़ देते हैं।
तो यहां तक तो बात हो गई रिटायरमेंट ऑफ द जजेस की, रेजिग्नेशन की और एक्टिंग या टेम्पररी चीफ जस्टिस की। तब तक मैं आपके डाउट्स देख लेता हूं। चलिए भाई, इतना ज्यादा मैंने जुडिशियरी पे पीएचडी नहीं कर रखा है, तो बाकी एक्टिंग चीफ जस्टिस खुद से इंटरनेट पर सर्च मारिए। उधर से बैठे बैठे लिखना बड़ा आसान होता है। खुद से इंटरनेट पर सर्च मारिए, मिल जाएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन थे। वो मैंने बता दिया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कब होता है। गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस नहीं थे तो प्रेसिडेंट वर्क कौन करेगा? भाई किसका क्वेश्चन है भाई इतना बेकार सा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस नहीं लेते हैं। सीजेआई की भी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है क्या? अरे भाई, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम लोग पता नहीं, मतलब हम ही से मजाक करने बैठे हुए हो या हम भी मजाक करना शुरू करें। मैंने आपको क्या बताया है कि चीफ जस्टिस लिखते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, तो सबकी क्वालिफिकेशन एक ही जैसी होती है। कोई थोड़ी है कि चीफ जस्टिस कुछ अलग होता है। वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। सीधी सी बात है कि सारे जज हैं, उसमें सबसे सीनियर मोस्ट जज है, तो जो जज की क्वालिफिकेशन है वही उनकी क्वालिफिकेशन होगी। तो कभी कभी आप लोग लगता है कि पढ़ते वढ़ते नहीं है, जो भी मन करता है टाइप कर देते हैं। पता नहीं कैसे आप लोग को टाइप करने का भी टाइम मिल जाता है ये सब चीजें। अभी आप लिख रहे हैं कि सीजीआई इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो फर्स्ट अमंग इक्वल्स का मतलब क्या होता है? समानों में सबसे सीनियर है। सारे जज हैं और उसमें सबसे सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो सबसे सीनियर मोस्ट जज है, तो उसकी थोड़ी क्वालिफिकेशन कुछ अलग होगी। जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है सर्विस वाइज सुप्रीम कोर्ट में, उसी को बना देते हैं। इसमें कौन सा बड़ा है? ये सब तो चीजें कॉमन आपको खुद भी पता होनी चाहिए। सोचने वाली दिमाग है, आप लोग ग्रेजुएट होंगे, कुछ इसमें से पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे। इतना तो कॉमन सेंस उनके पास होता भी है कि भाई जब चीफ जस्टिस का कोई थोड़ी अलग से क्वालिफिकेशन होगा, वो भी जज है, सबसे सीनियर है, इसलिए चीफ जस्टिस बन गया। जिसका कोई थोड़ी क्वालिफिकेशन होगा, वो भी एलएलबी है, वो भी एलएलबी है। लॉ सबको करना है, क्योंकि बिना लॉ किए भी आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकता। लॉ करिएगा तभी तो यही मिनिमम है कि एलएलबी होना चाहिए, बाकी उसके ऊपर जितना आपको पढ़ना है उतना कर लीजिए। ये सब तो बड़ा कॉमन कॉमन हो भी, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्या क्वेश्चन है भाई प्रियंका? आपका क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, कल की क्विज में था, पता नहीं क्विज में क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब पूछिए क्या क्वेश्चन था। और देखिए, चाचा चौधरी टाइप का क्वेश्चन मत पूछा करिए, क्वेश्चंस पूछिए जिसका लॉजिक हो। अरे आपका क्वेश्चन ही प्रियंका मुझे नहीं दिखा है, वो ओवरलैप कर गया है। क्या क्वेश्चन है आप लिख दीजिएगा, तो मैं देख करके अगर वो बताना होगा मैं सेशन में ही बता दूंगा। और भाई देखिए, दो चीजें मैं बोल दूं, चाचा चौधरी टाइप का क्वेश्चन ना पूछा करिए कि सर भारत के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन थे। अब मैं पूछ दूं कि सर बताओ भाई, चलो स्टूडेंट्स आप ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का चीफ आर्किटेक्ट कौन था। कौन से एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आता है? और कह दूं क्वेश्चन तो सर ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का चीफ आर्किटेक्ट कौन है। हिस्ट्री पढ़ करके आए हैं, औरंगजेब के बाएं पैर के जूते का नंबर बताइए। तो क्वेश्चन हमेशा लॉजिकल होता है, इसीलिए आज के डेट में 90% स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं निकलता, 10% ही एग्जाम निकाल रहे हैं, और वही निकाल रहे हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, न कि अपनी तुष्टि को तुष्टिकरण के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें सब चीज जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते लोग की उम्र खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हिस्ट्री पढ़ के बैठे हुए, जल्दी से जो पढ़े बताइए औरंगजेब के बाएं पैर के जूते का नंबर क्या है। ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है एग्जाम में? तो क्वेश्चंस पूछिए, लेकिन उसका एक लॉजिक होता है। इसी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना आपके क्वेश्चन से कि इसमें से कौन कौन लड़का हमें रिजल्ट दे देगा। तो जैसे आप लोग रेटिंग देते हैं ना, हम लोग भी स्टूडेंट्स के जब बैच में बैठते हैं तो निकालते हैं कि भैया किस किस स्टूडेंट्स पर हमें उम्मीद है किसका रिजल्ट होगा। उसका भी रेटिंग हम लोग के पास आप लोग का भी आता है। तो उसमें हम लोग आपके क्वेश्चंस के ही अंदाजे से पकड़ लेते हैं कि भाई ये कितना कैंडिडेट आगे बढ़ेगा, और क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ जाता है। इतना एक्सपीरियंस तो खैर 7 साल हो गया सिविल्स और एसएससी को पढ़ाते हुए कि आराम से हम लोग पकड़ दें कि भाई किसका क्वेश्चन कितना जेन्युइन है। एक्टिंग चीफ जस्टिस कहीं सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल, ये कहीं क्विज में नहीं आ सकता, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली ही नहीं छोड़ा जाता है। क्वेश्चन ये होगा कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है और वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है,
तो इंडिया का प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करेगा? वो करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस को पहले ढंग से पढ़ना सीखिए। इसलिए एग्जामिनेशन में आधे से ज्यादा कैंडिडेट यही लिखते हैं कि उनका रोल नंबर उनको नहीं मिलता रिजल्ट में। रीजन क्या है? क्वेश्चन पूछता कुछ और है, आप लिखते कुछ और है। राष्ट्रपति का पद कभी खाली छोड़ा ही नहीं जाता, इसलिए राष्ट्रपति जैसे मरते हैं तुरंत चीफ उपराष्ट्रपति को चार्ज देके काम कराया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड है। उसका पोस्ट कभी नहीं खाली छोड़ा जाता, राजगद्दी कभी खाली नहीं छोड़ी जाती। ये सब चीज आप लोगों को पता ही नहीं है। इफ प्रेसिडेंट तो एब्सेंट हो ही नहीं सकता, चीफ जस्टिस को भी एब्सेंट नहीं कर सकते, तुरंत एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देंगे। अगर चीफ जस्टिस साहब मर गए, फटाफट एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिए जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है सुप्रीम कोर्ट का। मुझे भी पता नहीं क्विज में क्या डाला जाता है, मोइन सर डालते हैं तो मेरे से भी डिस्कशन होती है। तो जैसे अचानक से जब मैंने आपको राष्ट्रपति के टॉपिक में, कल के टॉपिक में पढ़ाया था कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई, फटाफट जो है वो वीवी गिरी को चार्ज दिया गया। सर आंसर था सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा एक ही साथ नहीं होता, आपको क्वेश्चन पूछने नहीं आया। सीधा सीधा होता है कि यार प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, उसके बाद तो सारे लोग सीनियर ही हो जाते हैं। राष्ट्रपति का पद कभी खाली छोड़ते ही नहीं है। राष्ट्रपति का पद जैसे खाली होगा तुरंत किसी न किसी को उस पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। पहले इस टाइप का क्वेश्चन हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, डाउट बॉक्स में लिख करके पूछिए स्क्रीनशॉट के साथ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, फिर कहते सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, डाउट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, उसमें होता है इमेज लगाने का, वहां से मैं देखूंगा और आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चीफ जस्टिस का पद कभी खाली छोड़ा ही नहीं जाता। तो आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ गया होगा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होते हैं, टर्म ऑफ द जजेस क्या होता है और रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 डिस्कस करता है रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जजेस को अपने पद से हटाने का प्रोसेस। सबसे पहले देखिए, दो तीन चीजें हैं मैं आपको बताऊं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट बॉक्स है, डाउट बॉक्स में पूछिए। जैसे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई आपको क्विज में हुआ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 24 घंटे के अंदर ही मैं रिप्लाई कर देता हूं। कई बार इसके लिए मुझे रात में 2 बजे भी जगना पड़ता है ताकि आपके डाउट्स को रिप्लाई करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का डाउट पेंडिंग रहे। तो सबसे पहले एक काम किया करिए, जैसे कोई चीज समझ में नहीं आई, फोटो क्लिक कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, आप हमें भेज दीजिए। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत अलग होता है, हर आदमी उस संवैधानिक भाषा को नहीं समझ पाता। तो एक बार आप भेज दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा इसका आंसर ये होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डाउट बॉक्स में पूछें। डाउट बॉक्स में आप क्वेश्चन रहेगा तो हो सकता है आप एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रहे हो, या आपके लिखने की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा हो कि आप क्या पूछना चाहते हैं। उस टाइप से करिएगा तो फायदा रहेगा। और स्टूडेंट्स हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम जिंदगी का लिखें, तो सबसे पहले पेशेंस रखिए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, तो जल्दी पास हो जाएंगे। नहीं तो पास होने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो बस कोशिश करिए कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। इसलिए देख रहे होंगे कि नए नए स्टूडेंट्स आते हैं जो साल साल भर की तैयारी भी नहीं करते, 8 महीने 10 महीने में पेपर निकालते हैं। सारा चीज तो असंभव है पढ़ पाना, वही उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्जाम की नीड होती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि 20 साल में लड़का आईएएस बन गया, 22 साल में लड़का आईएएस बन गया। तो ऐसा थोड़ी है कि वो मंगल ग्रह से आया, आप ही के बीच का स्टूडेंट होता है। बस ये होता है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ता है। एंशिएंट इंडिया पढ़ें, एंशिएंट इंडिया पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, फिर भी एंशिएंट खत्म नहीं होता। लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ लें तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। रीजन, हमें एग्जाम पास करना है, हमें रामशरण शर्मा नहीं बनना कि हमें एंशिएंट इंडिया पर किताब लिखनी है। जिस दिन एंशिएंट इंडिया पर किताब लिखने के मूड में आप आ जाएंगे कि हाँ हमको रिसर्च करना है, तो फिर आपको मेडिवल मॉडर्न याद नहीं रहेगा। मेरा एक फ्रेंड है जो जेएनयू से पीएचडी कर रहा है अशोक के धम्म पर। अशोक का धम्म पूछते चल जाइए, वो सब कुछ बता दे जाएगा। फिर कहिएगा कि ठीक है थोड़ा सा हमको गुप्ता साम्राज्य समझा दोगे, तो वो उतना ही समझाएगा जितना उसको आता है।
धम्म पूछते जाएगा, पूरा धम्म समझा देगा आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक का, क्योंकि वही उसका थीसिस पेपर है, उसी पर उसको रिसर्च करनी है। तो उस टाइप से होता है, क्योंकि उसका मन ही था रिसर्च करने का तो रिसर्च कर रहा है। अब आपको है कि एसएससी निकालना है, आपका मन एग्जाम निकालने का, तो अब एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, जल्दी पास हो जाइएगा, नहीं तो फिर भी पास होइएगा लेकिन बहुत समय लगेगा, और उतना समय आप देने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि इस साल नौकरी लेना, या फिर चाहते हैं कि 2022-23 में नौकरी लगे। तो सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा कमाई शुरू हो, तो उसके लिए हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। बाकी डाउट है, डाउट बॉक्स मिला हुआ, आराम से लिखिए, सबको आंसर मिलता है उसमें। अब बात करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 4 की, जो कि रिमूवल ऑफ द जज। रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 क्लॉज 4, यानी जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया। सबसे पहला हटाने का जो रीजन क्या होता है, हटाते क्यों है? हटाने के दो रीजन हैं। सबसे पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा है इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब होता है हिंदी में साबित कदाचार, और इनकैपेसिटी का मतलब होता है अक्षमता। साबित कदाचार का मतलब हो गया कि आपका नाम किसी फ्रॉड और स्कैम में आ गया, यानी किसी घपला घोटाले में अगर आप फंस गए तो भगा दिए जाएंगे। या तो अक्षमता का मतलब हो सकता है, या फिर इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब होता है अक्षमता, और अक्षमता होती है दो तरीके की, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है मेंटल। फिजिकल की मतलब अब आपसे काम नहीं हो रहा है, अब ज्यादा दिन आप एम्स में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कम आते हैं, तो हो गया फिजिकल इनकैपेसिटी, यानी अब शरीर साथ नहीं दे रहा, यानी आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हैं, काम नहीं हो पा रहा, तो ये हो गया फिजिकल इनकैपेसिटी, जब बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं या शरीर साथ नहीं दे रहा, तो हो गया फिजिकल इनकैपेसिटी। मेंटल इनकैपेसिटी का मतलब हो गया कि भाई अब दिमाग साथ नहीं दे रहा, दिमाग साथ नहीं दे रहा। तो आई होप या आप समझ चुके होंगे कि दिमाग साथ नहीं दे रहा का मतलब ये है कि मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट गए, कोई केस चल रहा, भूल गए कि क्या केस चल रहा था, तो उस कंडीशन में हो गया मेंटल इनकैपेसिटी, यानी कि अब दिमाग और शरीर जब साथ देना बंद कर दे तो उस कंडीशन में उनको हटा दिया जाता है। और हटाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो दिया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1986 में, 1968 में। तो हटाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो दिया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1966 में कौन सा प्रोसेस डिफाइन है जिसके जरिए जजेस को सुप्रीम कोर्ट से हटाया जाता है। तो यहां तक भाई बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिमूवल ऑफ जजेस का आर्टिकल कौन सा है, हटाने का आधार क्या है, और हटाने का जो तरीका वो कहां दिया गया है। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई है? तो एक बार फटाफट आप कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूं जिसके जरिए जज को हटाया जाता है। बात क्लियर है सबको यहां तक? प्रोसेस में अभी बताऊंगा कि जज को हटाने का पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है जजेस को हटाने का। जजेस को हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखो, जजेस को हटाने का जो प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में स्टार्टअप कर सकते हैं। जजेस को हटाने का प्रोसेस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। अगर आपने इसको स्टार्ट किया लोकसभा में तो कम से कम इसको 100 मेंबर साइन करेंगे जजेस को हटाने के रिजोल्यूशन को, और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो इसको कम से कम 50 मेंबर साइन करेंगे। यानी जजेस को हटाने का जो रिजोल्यूशन आप लाएंगे, यानी प्रस्ताव लाते हैं, तो अगर प्रस्ताव आपने लाया लोकसभा में तो इसको 100 मेंबर साइन करते हैं। प्रस्ताव ले आए राज्यसभा में तो फिर 50 मेंबर्स इसको साइन करेंगे। जैसे हटाने का जो रिजोल्यूशन है, जो हटाने का जो मोशन है, हटाने का रिजोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो गया, तो उसके बाद जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का, जैसे लोकसभा में आप लाए तो स्पीकर हो गया, या राज्यसभा में लाए तो चेयरमैन हो गया।
स्पीकर या चेयरमैन करेगा क्या कि 3 मेंबर की कमिटी बना देगा। तो जैसे उस जज को हटाने का रिजोल्यूशन लोकसभा या राज्यसभा में एक्सेप्ट हो गया, तो सबसे पहले उस हाउस का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक 3 मेंबर की कमिटी बनाएगा। 3 मेंबर में से जो पहला मेंबर होगा वो चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। या तो चीफ जस्टिस साहब पर्सनली आएंगे या चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आ जाएगा। दूसरा मेंबर जो होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। तो सेकंड मेंबर होगा वो हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा। कोई भी हाई कोर्ट, भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, तो उसमें से किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया जाएगा। तीसरा होगा एक एमिनेंट जुरिस्ट यानी एक विधिवेता। विधिवेता का मतलब होता है जो कानून का जानकार होता है, कानून का जानकार होता है। तीसरा मेंबर उसको बनाते हैं। जनरली जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उन्हीं को बुला लिया जाता है। तो जैसे उनके हटाने का मोशन एक्सेप्ट हो गया, रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, तो तुरंत प्रेजाइडिंग ऑफिसर 3 मेंबर की एक कमिटी बना देगा जिसके फर्स्ट मेंबर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो जज आ जाएंगे। दूसरा मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और तीसरा मेंबर होगा एक एमिनेंट जुरिस्ट यानी एक कानून का जानकार व्यक्ति। 3 मेंबर की जब कमिटी बना दी जाएगी तो ये 3 मेंबर मिलकर के इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस को कि जो चार्जेस लगाए गए हैं जज साहब को हटाने का वो चार्जेस सही है या चार्जेस गलत है। इसके बाद जो होगा कि वो कमिटी इन्वेस्टिगेट करेगी चार्ज को कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का चार्ज लगाया गया है वो क्या चार्जेस सही हैं या गलत हैं। उसके बाद होगा क्या कि जैसे लोकसभा में आया तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया जाएगा। आफ्टर दैट द मोशन विल बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द हाउस। जैसे मान लो लोकसभा में आया तो उसको 2/3 मेजोरिटी यानी जिसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया जाएगा। तो मान लो स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया तो फिर चला गया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा में क्या होगा, इसको फिर 2/3 ऑफ मेजोरिटी से इसको पास करवाना पड़ेगा। तो राज्यसभा ने इसको भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया अगर, तो उसके बाद चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। जैसे राष्ट्रपति इस बिल पर अपना सिग्नेचर कर देंगे तो उसी दिन से जज साहब को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया और बिल राज्यसभा में कैंसिल हो गया या बिल राज्यसभा में पिट गया तो उस कंडीशन में जज साहब को नहीं हटाया जाएगा। तो मान लो लोकसभा ने बिल पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में बिल डिफीट हो गया यानी बिल पिट गया, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जब बिल ही मोशन ही नलीफाई हो जाएगा और तब जज साहब को हटाया नहीं जाएगा। दोनों हाउसेस का पास करना मैंडेटरी है। दोनों हाउसेस जब पास करेंगे तो सीधा राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी बिल पर अपना साइन कर देंगे। जैसे रामनाथ कोविंद ने साइन कर दिया और जैसे रामनाथ कोविंद जी इस तरीके से अपना साइन कर देंगे, फाइनली जज साहब को अपने पोस्ट से टाटा बाय बाय करवा दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो उसको हटाया जाता है। बात सबको समझ में आ गई? मैंने आपको पूरा प्रोसेस डिफाइन कर दिया जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। क्लियर है भाई सभी को? ध्यान रखिएगा, दोनों हाउसेस का पास करना स्पेशल मेजोरिटी से जरूरी है। एक हाउस में भी बिल फंस गया तो वो फिर पास नहीं होगा। प्रेसिडेंट क्यों नहीं करेंगे? प्रेसिडेंट मूर्ख थोड़ी है, प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा क्योंकि दोनों हाउसेस ने पास किया। प्रेसिडेंट इसको वापस भेज सकते हैं, मना नहीं करते। प्रेसिडेंट नहीं करेंगे तो फिर भी अच्छी बात है, नहीं होगा। जब प्रेसिडेंट ही मना कर दिया कि नहीं हमको नहीं पास करना है तो ठीक है मत करिए, जज रह जाएगा वो। ये बड़ा उल्टा क्वेश्चन है कि सर प्रेसिडेंट मना कर दें तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में बिल अटक गया तो भी नहीं होगा। दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने कहा ठीक है बता देंगे कि कब हटाना है, तो भी जब तक नहीं साइन करेंगे नहीं हटेंगे, तब तक काम करेंगे, पगार लेंगे। तो अब सबको समझ में आ गया, सबका साइन करना जरूरी होता है। एक भी मेंबर साइन नहीं किया या एक भी हाउस से पास नहीं हुआ, बिल कैंसिल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गई। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।
यहां तक सबको क्लियर है? तो जल्दी से बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक होगा जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। यहां तक सबको क्लियर है? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए, सबसे पहले अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की। सबसे पहला होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसको कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब का आर्टिकल है 131, और 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहता है कि वो केसेस जो डायरेक्टली फाइल किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है उसी को कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब देखो, सारे केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल नहीं होता, कुछ केसेस फाइल होते हैं, जैसे केस रिलेटेड टू सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। अगर केंद्र और राज्य के बीच का झगड़ा हो जाए तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में केस। दूसरा होता है केस रिलेटेड टू स्टेट स्टेट डिस्प्यूट, यानी दो राज्य आपस में झगड़ा कर लें किसी भी बात पर तो वो भी चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तीसरा जाता है केस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई ऐसा केस हो जाए जो भारत के संविधान से संबंधित है तो वो भी केस चला जाता है सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब वो जुरिस्डिक्शन होता है जिसमें केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो हाई कोर्ट से नहीं जाता, डायरेक्टली सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। जैसे सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड केस, स्टेट स्टेट से रिलेटेड केस, और केस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान से रिलेटेड कोई केस है, सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनती है, वो हाई कोर्ट के लेवल पर नहीं सुना जाता। दूसरा है भाई अपीलेट जुरिस्डिक्शन, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल है 134, और अपीलेट जुरिस्डिक्शन का सीधा मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप किसी भी हाई कोर्ट के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। सो अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से डिससैटिस्फाइड हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन से डिससैटिस्फाइड हैं, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी वो उसको मानना जरूरी है, क्योंकि वो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एक्सेप्ट केस रिलेटेड टू डेथ पनिशमेंट, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मृत्यु दंड जारी रखा, तो उस कंडीशन में हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी बन जाता है प्रेसिडेंट, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन लगाता है, यानी दया याचिका लगाता है। बाकी सारे केसेस में सिवाय डेथ पनिशमेंट को छोड़ दें और बाकी जितने भी केसेस होते हैं सिविल और क्रिमिनल, तो उसमें हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं अपील आप नहीं कर सकते। इसके बाद आता है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसको कहते हैं संशोधित क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को खुद से रिवाइज कर सकता है। खुद से रिवाइज करने का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को दोबारा से बदल सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, कैसे चेंज कर सकता है इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, यानी फंडामेंटल राइट्स को संशोधित आप नहीं कर सकते। और अपने ही पूर्व के डिसीजन को केशवानंद भारती केस में उन्होंने रिवाइज कर दिया और सीधा कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिवाइज कर सकती है, बाकी कोई भी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवाइज नहीं कर सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में संशोधन नहीं कर सकती। तो ये हो गया रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है परामर्श क्षेत्राधिकार, और ये डिफाइन है आर्टिकल 143 में। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइज करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को।
तो सुप्रीम कोर्ट ओनली एडवाइसेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाकी किसी को सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस नहीं देती। तो भाई सबको ओरिजिनल, एपिलेट, रिवाइजरी और एडवाइजरी, ये 4 जुरिस्डिक्शन क्लियर हो गया होगा तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन पढ़ाऊंगा, वो होगा रिट, जो जुड़ा हुआ होगा फंडामेंटल राइट से। यहां तक सबको बात क्लियर हो गया। ओरिजिनल क्या होता है, वो केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। एपिलेट का मतलब है अपील करना, हाई कोर्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सिवाय डेथ पनिशमेंट के। डेथ पनिशमेंट में अपील राष्ट्रपति तक जाता है। रिवाइजरी का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को बदल सकती है, बाकी किसी भी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल सके। एडवाइजरी का मतलब होता है एडवाइस देना, परामर्श देना। एडवाइस सिर्फ करती है भारत के राष्ट्रपति को, बाकी किसी को नहीं करती। यहां तक सबसे सुना होगा। सर आपने सुना होगा एक स्टूडेंट था, बिल्कुल, जो मूर्खता की वजह से उसने अपना सीट आईआईटी मुंबई से क्विट कर दिया था। हाँ, ऐसे ऐसे मूर्ख भारत में बहुत है। जो ज्यादा काबिल होते हैं उनके साथ यही होता है, ज्यादा चालाक बनते हैं। आईआईटी मुंबई से भी सीट गया और उसने लिख दिया कि हाँ मुझे नहीं चाहिए। उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था तो वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन में सीधा आ गया था। उसने एपिलेट जुरिस्डिक्शन लगाया था, पहले उसने हाई कोर्ट में केस किया था। हाई कोर्ट वालों ने कहा कि नहीं सीट नहीं देंगे, तुम्हारी गलती से हुआ, तुम समझो। थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि पढ़े लिखे नहीं हो, आईआईटी जब क्रैक कर रखा है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया होगा। तो उसने हाई कोर्ट ने उसके जो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, तब जाके उसने एपिलेट जुरिस्डिक्शन ला के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी उसका कुछ किया नहीं, कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों को यही होना चाहिए। वो सबसे पहले हाई कोर्ट से केस गया था, हाई कोर्ट में उसने अपील की, हाई कोर्ट ने उसके अपील को ही रिजेक्ट कर दिया। सीधा कहा कि तुम्हारी मूर्खता की वजह से हुआ, तो तुम्हारी मूर्खता का ठेका कोई दूसरा स्टूडेंट क्यों बर्दाश्त करेगा। आईआईटी मुंबई ने उसके क्वेरी को एंटरटेन ही नहीं किया, सीधा चला गया वो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर बेचारा सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर अगली बार आईआईटी देगा या नहीं देगा, हो सकता है। तो कुल मिलाकर के उस बच्चे पर डिपेंड करता है, उसकी एक गलती करियर खत्म। और आईआईटी हर साल हो जाए भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ज्यादा चालाक बनते हैं उनके साथ कई बार ज्यादा काम गड़बड़ा जाता है। तो उसको भाई अब रिजेक्ट करते रहे, फिर जाके आईआईटी को लिखेगा, एचआरडी को लिखेगा, किसी जिसको मन करे लिखे। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई भी उसको सीट देगा नहीं, क्योंकि उसके सीट पर किसी और का एडमिशन हो चुका है। अब उसको थोड़ी निकाल करके उसके लिए सीट क्रिएट करके दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि उसके लिए सीट क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है। तो वो रिजेक्ट हो गया, बेचारा गया, उसका काम खराब हो गया। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा जो चालाक बनते हैं ना उनके साथ बड़ा दिक्कत होता है। जैसे वो भी बच्चा बहुत चालाक बन रहा था, मैंने पढ़ा है उस केस को, तो मुझे पढ़ करके बस इतना ही लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में कई लोग उड़ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया कि सुप्रीम चीफ जस्टिस एडवाइस देंगे या जज एडवाइस देंगे। चीफ जस्टिस खुद ही दे देते हैं भाई, जज का काम नहीं है राष्ट्रपति को एडवाइस देना। राष्ट्रपति बड़े लोग हैं। अच्छा ठीक है, न्यूज में आया होगा तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि उसको सीट वूट दिया होगा, क्योंकि उसके लिए अब जबरदस्ती उसने कुछ अपने क्लॉजेस लगाएंगे। वकील किसी चीज का पैसा तो इसी चीज का लेता है। अब देखिए उस किस चीज से उसको दिया होगा, मुझे इसके बारे में ये सब चीजें मैं नहीं पढ़ता। सिर्फ मैं देख लेता हूँ कि अच्छा ठीक है मसाला न्यूज है, तो कभी मूड कर गया कि कुछ अच्छा पढ़ा जाए तो मैं देख लेता हूँ। सीट दे दिया होगा तो अच्छी बात है, उसका किस्मत बच गया, नहीं तो फिर नहीं भी दिया होगा। वैसे देना वेना नहीं चाहिए। अब देखते हैं उसके लिए सीट क्रिएट कर दिया गया होगा तो वो बात अलग है, कोई बढ़िया वकील को हायर किया होगा, पैसा उसने दिया होगा। नहीं तो सीट उसको इसलिए हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि सीट आईआईटी ने कहा कि हम बढ़ाएंगे नहीं, और ऑलरेडी उसके सीट पर किसी दूसरे बच्चे का एडमिशन हो चुका है। ठीक है, न्यूज में आया होगा तो मिल गया होगा। ये सब न्यूज में जनरली देखता भी नहीं, क्योंकि इससे मेरे एग्जामिनेशन का और कोर्स का कोई मतलब नहीं होता। इस टाइप के मसाला न्यूज से तो जनरली मैं इन सब चीजों को देखता भी नहीं। तो वो सारी चीजें, वो सब सिर्फ जिस दिन मूड अच्छा रहता है, कुछ अच्छा पढ़ने का मन करता है, तो हम लोग इस टाइप के मसाला न्यूज पढ़ लेते हैं। हालांकि अब उसके लिए सीट क्रिएट करवाया होगा, उसने स्पेशल रिक्वेस्ट किया होगा आईआईटी से, और आईआईटी ने कंसिडर किया होगा, तब उस पर है। बाकी मुझे इसका नहीं पता, हालांकि देना तो नहीं चाहिए।
अब बात कर लेते हैं भाई रिट जुरिस्डिक्शन की। कोई स्टूडेंट बहुत देर से सर फंडामेंटल राइट कह रहा था, भाई यही फंडामेंटल राइट का रिट है। रिट जुरिस्डिक्शन, देखिए रिट का मतलब हो गया आर्टिकल 32 वाला, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जुडिशियल ऑर्डर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए इशू किया जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो है रिट जुरिस्डिक्शन, जिसको कहते हैं रिट क्षेत्राधिकार। ये डिफाइन है आर्टिकल 32 में, इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए और फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करने के लिए जारी किया जाता है रिट बाय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से। फंडामेंटल राइट्स को लागू करने और फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करने के लिए रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 32 से। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 229, जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को कहते हैं हिंदी में अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखो दो रीजन से कहते हैं। सबसे पहला कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है वो सब लिखित रूप में होता है और भारत के अन्य कोर्ट पर उस डिसीजन को मानना बाइंडिंग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो सब रिटन फॉर्म में होता है और ये बाइंडिंग होता है ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा भारत के अन्य सभी न्यायालय को उसको मानना जरूरी है। दूसरा कि इट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल, इट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी अगर आपने न्यायालय के डिसीजन की, न्यायालय के निर्णय की अवमानना की, अवमानना का मतलब होता है कि कोर्ट के ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट करना, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना, तो उसको हम कहते हैं कंटेम्प्ट। अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट किया यानी कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया, तो उस कंटेम्प्ट के केस में आपको पनिश भी कर सकती है किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी कोई भी ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपने उस ऑर्डर को मानने से ही इनकार कर दिया, तो उस कंडीशन में आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगेगा और फिर आपको सजा दी जा सकती है। इट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल फॉर इट्स कंटेम्प्ट का मतलब हो गया कि अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट किया तो उस कंडीशन में आपको सजा मिलेगी। इसी दो रीजन से सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी पहला रीजन है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो सब लिखित रूप में रहता है और भारत के सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है। दूसरा, वो किसी भी इंडिविजुअल को पनिश कर सकता है फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट किया तो उस कंडीशन में आपको पनिश किया जा सकता है। तो ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और रिट मैंने आपको ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में बता रखा था, इशू करती है सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने और फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए। यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई, रिट जुरिस्डिक्शन और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहां तक सबको क्लियर है? तो ये तो बात हो गई सारे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम की। ओरिजिनल पढ़ लिया, उसके बाद से अपीलेट पढ़ लिया, एडवाइजरी पढ़ लिया, रिवाइजरी पढ़ लिया, रिट पढ़ लिया और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पढ़ लिया, और सभी के आर्टिकल्स के साथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी जो डाउट क्वेरी कंफ्यूजन है बेहिचक डाउट बॉक्स में लिखिए। कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो फोटो क्लिक करके जरूर डालिएगा, लिखिएगा डायरेक्टली मत, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से भी बना दिए जाते हैं। ये सारे जुरिस्डिक्शन हो गए सुप्रीम कोर्ट के, ओरिजिनल, अपीलेट, रिवाइजरी, एडवाइजरी, रिट और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? चलिए, यहां तक सबको बात अगर समझ में आ गया है तो ये सारी चीजें तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, जज को हटाने का पूरा प्रोसेस भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इसका जो क्विज होगा वो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक साथ कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक साथ जब पढ़ेंगे तो उसका पूरा क्विज पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे सुप्रीम को, हाई कोर्ट को भी, और उसी के साथ पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी, यानी अधीनस्थ न्यायालय को भी।
बात सबको समझ में आ गई। कल भी इसका सेशन होगा, ऐसा नहीं कि आज अंतिम सेशन है, कल भी जुडिशियरी का एक सेशन होगा। तो कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट को और साथ ही साथ पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। बाकी किसी का कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन है तो बेहिचक डाउट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन कल होगा जब एक साथ मैं डिस्कस कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। जो कल के सेशन में जो क्वेश्चंस होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी क्वेश्चंस होंगे और हाई कोर्ट के भी क्वेश्चंस होंगे। तो दोनों के क्वेश्चंस मैं एक ही साथ करा दूंगा कल के सेशन में। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे कल के सेशन में। बाकी आराम से देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िएगा तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाइएगा। डिटेल में बहुत डीप में घुस के पढ़िएगा तो भी सक्सेसफुल होइएगा, लेकिन 2-3 साल का समय लग जाएगा। तो आज में हमेशा कोशिश करिए कि जितनी जल्दी सिलेक्शन ले सके उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। तो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो सके। नहीं तो ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में अनंत हैं, जितना पढ़िएगा उतना ही डूबिएगा, उतना ही मजा आएगा। लेकिन बस जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है, ऐसा नहीं कि मास्टर बनने की कोशिश करने लगे कि मुझे पूरा पॉलिटी एक एक चीज पता होना चाहिए। फिर आप संविधान एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन फिर एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत होगा। क्लियर करेंगे लेकिन कम से कम 3-4 साल के बाद, और उतना समय आप में से कोई मुझे नहीं लगता कि देना चाहता होगा। सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब में आए। तो उसका एक ही फंडा है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करिए, क्वेश्चन बैंक लगाइए, डाउट होता है पूछिए, मेल आईडी भी दे रखी है, आपके डाउट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं और सबका आंसर विद इन 24 आवर्स मिल ही जाता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो होगा सुप्रीम हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का। तब तक सभी को हैप्पी संडे, आराम से संडे एंजॉय करें।